खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मैं नहीं सोच रही हूं, ये बांग्लादेशी हाई कमीशन सोच रहा है और ये बोल रहा है कि ममता बनर्जी को ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिससे कंफ्यूजन कॉज हो, मिसलीडिंग कॉज हो और टेररिज्म को समर्थन मिले, सपोर्ट मिले। अब यहां तक सिचुएशन आई कैसी कि ममता बनर्जी पर टेररिस्ट को सपोर्ट करने का चार्ज लग रहा है, फर्स्टली, एंड सेकेंडली आखिर ये इशू क्या है और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में कैसे वेस्ट बंगाल एक स्पॉइलर की तरह रोल प्ले करता है एंड कैसे बंगाली वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी यहां पर नैरेटिव सेट कर जाती है और इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते इंपैक्ट हो जाते हैं। बाय द वे, अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, अब ऑफलाइन भी हम आ चुके हैं एंड दैट टू विथ अ गुड क्वालिटी, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, एज वेल एज इन प्रयागराज। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम बैचेस कंडक्ट करवाई जाती हैं जो स्क्रैच से आपके फाउंडेशन को बिल्ड करती हैं और आपको एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। एज वेल एज मुखर्जी नगर में यहाँ पर हिंदी मीडियम की बैचेस कंडक्ट करवाई जाती है जिनके टीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर एक हेवी डिस्काउंट भी है और साथ साथ इसकी डेट्स भी क्लास स्टार्ट होने की बहुत करीब आ रही है, तो इनको जरूर चेकआउट करना, इनके बारे में और इंक्वायरी कर सकते हो। साथ साथ प्रयागराज में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में पढ़ाई होती है, तो जो दिल्ली नहीं आना चाहते हो, प्रयागराज अगर पास में है तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो और वो भी उतना ही क्वालिटेटिव है जितने दिल्ली के बैचेस हैं। इनफैक्ट इनके सारे फीचर्स भी आप यहां देख सकते हो। फाउंडेशन बैच तो होगी ही, सारे सब्जेक्ट्स तो कवर करवाएंगे ही सही, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर करवाएंगे और जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी आपके होंगे, दोनों प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी और मेंस का सब्जेक्टिव टेस्ट भी। इनफैक्ट इन दोनों टाइप के टेस्ट में सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टाइप के आपको टेस्ट मिलाए जाएंगे। ऐसे सीसैट की तैयारी आपको साथ में करवाई जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कभी आप परेशान होते हो, किसी से बात करनी होती है, कभी आपको प्रिपरेशन में कहीं अटकते हो सोर्सेज में और पूछना है, तो आपको मेंटरशिप भी यहां पर अवेल हो जाएगी। और इन तीनों करोल बाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज की कोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर इंक्वायर कर सकते हो। तो इंक्वायरी के लिए लिंक्स भी हैं और साथ साथ अगर फ्री में कंटेंट चाहिए तो अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगेन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। चलिए जानते हैं आज सारी इन चीजों को। सबसे पहले रीसेंट बैकग्राउंड। जस्ट कुछ दिन पहले शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में 2018 का जो कोटा था उसको दोबारा रिवाइव किया और कहा कि 30% की सरकारी नौकरियां हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं। अब ये खुद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है तो ऑफकोर्स इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोग प्रोटेस्ट में आ जाएंगे कि ये क्या बात हुई भाई साहब, सरकारी नौकरियां वैसे ही इतनी कम है, स्टेबल जॉब्स वैसे ही कम है। अब रिटर्न में शेख हसीना इनको रजाकार बोल देती है। अब लोग और भड़क जाएंगे। रजाकार का मतलब बांग्लादेश में वो होता है जिसने दुश्मनों का, पाकिस्तानियों का साथ दिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर 1970s में। इससे लोग और भड़क जाएंगे तो शेख हसीना फाइनली स्टेप को विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन तब तक स्टूडेंट क्लैशेस और सारी चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि ममता बनर्जी बीच में कूद जाएंगे, ये बोलेंगे कि जो भी लोग प्रभावित हैं हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको शरण प्रोवाइड कर देंगे। और वो भी यूनाइटेड नेशंस का 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस कन्वेंशन के हिसाब से जो भी प्रताड़ित है वो किसी देश में जाता है तो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि भैया आप इन्हें शरण दीजिए। अब इनसे रोहिंग्या तो संभाले नहीं गए, लेकिन ऑफ कोर्स इनको पॉलिटिकल इशू में बीच में कूदना ही था, तो इसके रिटर्न में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने यहां पर रिस्पांस में चीजें बोली। जैसे इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े ही कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स दिए और कहीं ना कहीं बातों बातों में धमकाने की कोशिश की है। अब ये इशू सिर्फ आज का नहीं है, ये इशू बंगाल के पार्टीशन 1905 से ही स्ट्रेचिंग है, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाली यूनिटी, बंगाली एकता को खत्म करने की कोशिश की और उसके रिटर्न में जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ और ये पूरे इंडिया में फैल गया, तब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई मुस्लिम लीग को बनवाकर 1906 में। तो यहां जब भी बंगाली आइडेंटिटी मजबूत होती है तो वहां पर उसको कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए इस्लामिक आइडेंटिटी और इस्लाम का पॉलिटिकल यूज स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो आइडेंटिटीज बांग्लादेश को इंपैक्ट करती हैं। इनफैक्ट इन दो आइडेंटिटीज के बेस पर बांग्लादेश में लड़ाई होती है और उसका इंपैक्ट पड़ता है भारत बांग्लादेश रिलेशंस पर, और इसलिए भारत हमेशा से बांग्लादेश में एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसर्न बनकर रह जाता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो होती है लेकिन रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि अभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो शेख हसीना के आने के बाद ही हुए हैं। ये पूरे ओवरव्यू है इस रीसेंट क्राइसिस के और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रिस्पॉन्सेस के, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री को जानना, उसके एग्जाम्पल समझना और पूरे रिलेशनशिप को डिलिनेट करना। तो यहां सबसे पहले देखते हैं तीस्ता वाटर का इशू। तीस्ता वो इशू है जो हमेशा से गले की हड्डी बना हुआ है। कैसे? देखिए, तीस्ता राइज करती है सिक्किम से और बंगाल में 400 किलोमीटर का स्ट्रेच इंडिया में बनाकर अपना 100 किलोमीटर समथिंग बांग्लादेश में जाकर डालती है। अब यहां तीस्ता के लिए भारत को भी पानी चाहिए, भारत ने अलग अलग डैम्स बना दिए इसमें से, लेकिन इन डैम्स
डैम्स की वजह से जब भी पानी कम पड़ता है तो भारत तो अपने डैम्स यूज कर लेगा, बेचारे बांग्लादेश के लोग बिना पानी के रह जाते हैं। तो ये हमेशा से प्रोटेस्ट करते हैं कि तीस्ता का पानी जो है वो हमें ज्यादा दो। तो हमने आज से 14 साल पहले इनसे अग्रीमेंट करने की कोशिश की, जिसमें हमने कहा कि ठीक है, भारत 55% इसका पानी यूज करेगा, 45% बांग्लादेश को दे देगा। लेकिन बांग्लादेश को चाहिए था 50%, जिसकी वजह से ये मुद्दा पूरा का पूरा लटक गया। अब इसकी वजह से यहां आप इस क्राइसिस में भी देखोगे कि वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी ने क्रूशियल रोल प्ले किया था। इनफैक्ट इसके कुछ साल बाद भी जब तक बार बार अग्रीमेंट की बात आई है, तब तक वेस्ट बंगाल ने स्पॉइलर प्ले किया और यह कहा कि हम तीस्ता का पानी नहीं दे सकते, तीस्ता के बगल में तोरशा नदी आती है छोटी सी, उसका पानी ले लो, लेकिन हम तीस्ता का पानी नहीं देंगे, ये हमारे लिए भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना दीदी। तो ये बात है। ऐसे ही दूसरे गवर्नमेंट स्टेप्स हैं, जैसे 2015 का लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। इसमें भारत और बांग्लादेश ने एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया जब भारत ने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को साइन किया। इससे पुराना लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न स्ट्रेच का फाइनली हमारा बांग्लादेश के साथ रिजॉल्व हो गया। लेकिन यहां भी हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वेस्ट बंगाल को काफी कन्विंस करने के बाद ही हमें कोऑपरेशन मिला। तो ये सारी चीजें हम तब से देखते हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री को अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बंगाली वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है बांग्लादेश के लिए। चलिए अभी हम चलते हैं दोबारा बंगाली वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ। यहां अगर आप देखो तो ये पिक्चर बहुत प्रोमिनेंट है। ये पार्टीशन के टाइम का पिक्चर है, जब ईस्ट पाकिस्तान बना था और सेलिब्रेशंस हो रही थी। अब उसके बाद इनके लीडर शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में राइज होने लगे और इन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान को हमारे साथ भेदभाव करके उर्दू को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर बांग्ला लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अचानक से लोग फिर जागे, ये सोचते हुए कि हम सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम बंगाली भी है, हम बांग्ला लैंग्वेज को भी यूज करते हैं, जिसको प्रोमिनेंस मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर 1970 के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवा दी आवामी लीग को, लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। अब इसकी वजह से जो पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की तरफ डिवाइडेड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था, उनको ज्यादा वोट नहीं मिल पाए, सीट नहीं मिल पाई। जुल्फिकर अली भुट्टो तो इनफैक्ट सीटों में आधे से ज्यादा कम रह गए शेख मुजीबुर रहमान के कंपैरिजन में, उसके नंबर्स भी यहां दिए। उसकी वजह से यहां पर इन्होंने कर दिया ऑपरेशन सर्चलाइट और ढेर सारी एट्रोसिटीज, ताकि शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ना बन पाए। और उसके बाद आया बांग्लादेशी मूवमेंट, जिसमें इंडिया ने भी रोल प्ले किया। फिर भारत ने यह सोचा कि ठीक है, हम ही ने तो इनको आजाद करवाया, तो हम फरक्का बैरेज बनवाकर थोड़ा सा गंगा का पानी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और यही शुरुआत में थोड़ी गलती हो गई। यहां जहां से गंगा पास होती है बांग्लादेश की तरफ, यहां भारत ने बनाया फरक्का बराज और इसका पानी दे दिया हुगली नदी को, जो कोलकाता में जाकर कोलकाता पोर्ट को रिवाइव करती है। तो पानी गया कोलकाता पोर्ट को रिवाइव करने की तरफ, जिसकी वजह से यहां सैलिनाइजेशन कम हुआ, भारत को फायदा हुआ। लेकिन वहीं यहां इस तरफ पानी कम गया तो बांग्लादेश में सैलिनाइजेशन बढ़ गया। ये गरीब इलाकों को पानी नहीं मिला तो ये प्रोटेस्ट में राइज हो गए और फिर बांग्लादेश में सिचुएशंस चेंज होती गई। इन्होंने बहुत कहा कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन 1975 में हमने फरक्का बैरेज को ऑपरेशनलाइज कर दिया और उसी साल हो गई शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और आ गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रूल। अब इन्होंने इस्लामिक आइडेंटिटी को और मजबूत किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ जो इनके लिंकेजेस थे उसको मजबूत किया। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान के साथ लिंकेजेस रखती हैं, जमाते इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, सबको यहां पर मजबूत किया और ये सिलसिला चलता रहा 1990s तक। उसके बाद फाइनली यहां पर दो पार्टियां आती हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय खालिदा जिया और अवामी लीग पार्टी लेड बाय शेख हसीना। और ये दोनों आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो जैसे तैसे यहां पर गिर पड़कर डेमोक्रेसी आ जाती है। हालांकि जब डेमोक्रेसी आती है तब भी भारत के लिए इशू रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि 2001 से 6 में जब यहां पर खालिदा जिया लेड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आती है, तो ये सारे एंटी इंडिया स्टेप्स लेने लग जाते हैं। इनके रिलेशंस खुद जमाते इस्लामी के साथ और पाकिस्तान की ISI के साथ इतने मजबूत होते हैं कि ये इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट को प्रमोट करने लग जाते हैं। इनफैक्ट इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं कि ये एंटी इंडिया पॉलिसीज यहां पर लेते हैं और बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। इसके बाद भारत होता है परेशान, लेकिन फिर लकीली यहां पर शेख हसीना आ जाती है। उसके बाद तो रिलेशंस जैसे तैसे रिजॉल्व होने लगते हैं। तो यहां आप देखो, यहां से यहां तक का रिलेशन बहुत ही डाइसी रहा है और इसी पॉलिटिक्स की वजह से भारत हमेशा इनके बीच में पड़ जाता है। इनफैक्ट 2021 में जब हमने सोनाली अध्याय, बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी इनके साथ सेलिब्रेट की, तब हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारा इनके साथ गोल्डन चैप्टर या फिर सोनाली अध्याय चल रहा है। इतने अच्छे रिलेशंस आज के टाइम पीरियड में जितने बांग्लादेश के साथ हैं उतने अच्छे कभी भी नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी है। तो यहां देखो, बांग्लादेश की लोकेशन ही कुछ ऐसी है
कि ये हमारे लिए आसियान देशों से कनेक्ट करने के लिए बहुत सही है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे बिम्स्टेक को रिवाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे ही ये चाइना से जस्ट थोड़ा नीचे, चाइना के बाद नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसके बाद ये है, तो चाइना और इनके इक्वेशंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट रहेगा तो हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया में थोड़ा बहुत हरा सकते हैं, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में। और ऐसे ही इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये नॉर्थ ईस्ट से भारत को कनेक्ट करता है, और अगर बांग्लादेश हमें सपोर्ट करेगा तो हम यहाँ इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंस हटा के यहाँ से अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को ले जा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, हमने ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप यहाँ पर यही है कि बहुत सारे ऐसे प्रो चाइना एलिमेंट्स भी हैं, वहां पर प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिपेंडेंस हमने इनको दिलवाई थी। और यहाँ देखो आप, ऐसे ही कुछ फरक्का बैरेज का इशू है जो मैं आपको बता रही थी। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग 1996 में फिर गंगा वाटर्स ट्रीटी साइन हुई थी। अब यहाँ ये डिसाइड हुआ था कि जो भी पानी, अगर किसी साल फरक्का में गंगा के अंदर पानी 70,000 क्यूसेक से कम होगा, क्यूबिक मीटर से कम होगा, उस साल में आधा आधा पानी भारत और बांग्लादेश बांट लेंगे। अगर 70 से 75,000 क्यूसेक्स के बीच में होगा, उस साल बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक्स दे देंगे और बाकी इंडिया ले लेगा। और अगर उससे ज्यादा हुआ तो इंडिया 40,000 क्यूसेक्स ले लेगा और बाकी बांग्लादेश को पूरा का पूरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी कि जब बढ़ेगा ये पानी का स्तर और इंडिया से 40,000 क्यूसेक्स एब्जॉर्ब करेगा और कभी खुदा ने खास्ता बांग्लादेश में बाढ़ आ गई तो आखिर होगा क्या। सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज कि यहाँ जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश को प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो पॉजिटिव्स भी हैं काफी सारे। आप देखो बायलैटरल ट्रेड का नंबर काफी ज्यादा है, भारत काफी सारी लाइंस ऑफ क्रेडिट देता है बांग्लादेश को हमसे ही डिफेंस इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए, लेकिन हेल्प तो करता है। अखूरा अगरतला रेल लिंक हमने यहाँ पर लॉन्च की है। ये रेल लिंक कोलकाता से अगरतला को कनेक्ट करती है और चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करती है। इनफैक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी आप आगे और इंश्योर कर सकते हो गुवाहाटी शिलोंग तक की, और फिर नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को आप बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करते हुए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकते हो। बांग्लादेश के पुराने पोर्ट्स हैं चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट्स, इनका भी यूज इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से बढ़ जाएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे और बांग्लादेश के पोर्ट को भी यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हुई है। ऐसे ही आप देखो बॉर्डर हार्ट्स बनाने की बात हो रही है, बहुत सारे बॉर्डर हार्ट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। साथ साथ डिफेंस के बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं। 2009 से ही इंडिया बांग्लादेश आपस में बायलैटरल मिलिट्री एक्सचेंजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइजेस संप्रति। इनफैक्ट 1990 से हमारी जो मिलान एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इस साल ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में थी। इसमें भी बांग्लादेश एक मेजर स्टेक होल्डर है और ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज तो है ही भैया, ये तो बहुत जरूरी है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का हमने देख लिया। बांग्लादेश की इनफैक्ट ग्रिड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हम बहुत हेल्प करते हैं, और जो कोस्टल शिपिंग है वहां पर भी बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ साथ हमारे काफी सारे एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की तरफ और उनके भी काफी सारे इंपोर्ट्स हैं हमारी तरफ। जैसे एक्सपोर्ट्स हम क्या बांग्लादेश से खरीदते हैं, वेजिटेबल ऑयल, बहुत सारी मेंस गारमेंट में बांग्लादेश लीडर है तो मेंस गारमेंट वहां से आते हैं। एरोस्पेस के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहां से मंगाते हैं। हम उनको क्या देते हैं, हम उनको पेट्रोलियम देते हैं, कॉटन यार्न देते हैं, वीट देते हैं, बहुत सारी और चीजें देते हैं। डिफेंस में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। इनफैक्ट चाइनीज ने बांग्लादेश के साथ डिफेंस रिलेशन बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन टाइम टाइम पर इनको मात मिली है। जैसे 2009 से ही इन्होंने एक पोर्ट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी चित्तगोंग के नीचे बांग्लादेश में, लेकिन उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली। बांग्लादेश ने बाद में बोल दिया कि भैया हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज होगा तो नहीं। मतलब शेख हसीना को ये पता है कि मेजर पार्टनर उनका इंडिया ही रहेगा, क्योंकि इंडिया से ये 3 साइड से घिरे हुए हैं, राइट। तो डिफेंस में आप देखो अलग अलग ऐसी जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हुई। हमारे यहाँ जो क्रिमिनल्स हैं असम में, हमारे यहाँ क्राइम करके फिर असम में फिर बांग्लादेश में चले जाते हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट करने का काम हुआ है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं यही हमारे बांग्लादेश के साथ। इनफैक्ट 2020-21 के आसपास बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट हो रही थी, वहां पर किसी ने एक मिसचिफ की और कुरान को दुर्गा पूजा के बीच में रिप्लेस कर दिया, कहीं ना कहीं उसको रख दिया। तो सोशल मीडिया पे क्या फैला कि दुर्गा पूजा के टाइम पर बांग्लादेश के हिंदू कुरान को डैमेज कर रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से वायलेंस फैल गया, बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई इस रायट्स के टाइम पर, जिस टाइम पर इंडिया के एक फॉर्मर थिंकर पिनक रंजन चक्रवर्ती जो एम्बेसडर भी रहे बांग्लादेश के, उन्होंने भी ये इशू हाईलाइट किया कि क्यों बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज को ठीक से ट्रीट नहीं करता। सेम हमारे यहाँ पर भी ये इशू है। हमारे असम में 1971 का जो बांग्लादेश का वॉर हुआ था, उस टाइम पीरियड से ही बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर रह चुके हैं। तो असम के काफी सारे जिलों की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है वो चेंज हो चुकी है। तो असम में एंटी इमिग्रेंट और
स्पेशली जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी एक वेव चलती है, जो हमने एनआरसी एक्सरसाइज के टाइम पर भी देखी थी, जब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स वाली एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही थी। तो ये माइनॉरिटीज़ का इशू आज भी पेंडिंग है, जो टाइम टाइम पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस कॉज कर देता है, और साथ साथ पॉलिटिसाइजेशन तो है ही। अब इसको डील करने के लिए भारत को वहाँ पर बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे, जो सारी पॉलिटिक्स के बावजूद भारत के साथ अच्छे रिश्ते, मजबूत रिश्ते यहाँ पर डेवलप कर सके। और इसके लिए इंडिया को बांग्लादेश के ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ में बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए काफी सारे फंड्स या मनी भी पंप करना होगा। बांग्लादेश की लोकेशन ही ऐसी है, चिकन्स नेक कॉरिडोर के पास में है, कि भारत को इसको यहाँ पर फंड्स देने ही पड़ेंगे ताकि चाइना काउंटर हो सके। और साथ साथ ये जो रिलीजन का इशू है, इससे ऊपर उठकर कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने में एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमारी तरफ से, और गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप को थोड़ा सा लिमिट में रखें और ब्रॉडर पिक्चर को ओवरसी करें। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, बताइए। एंड स्टे कनेक्टेड पीपल, थैंक यू।